दोस्तों, ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक की आवाज नहीं है। ये उस सिक्योरिटी क्राइसिस की आवाज है जहां पाकिस्तान के सबसे प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी हेडक्वार्टर भी अब महफूज नहीं रहे। कराची, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल, और इसी कराची के बीचों बीच सिंध रेंजर के हेडक्वार्टर पर हुआ एक ऐसा फिदायन अटैक जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी, मेन गेट को उड़ा दिया गया और उसके बाद शुरू हुई लगभग 90 मिनट तक चलने वाली भयंकर फायरिंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने ही सिक्योरिटी मॉडल के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना कर रहा है? क्या तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान और उसके एफिलिएट ग्रुप सब पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुके हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस कराची अटैक का साउथ एशिया की सिक्योरिटी और भारत के लिए क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। और आज हम डिटेल में समझेंगे कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हुए इस डेडली अटैक की पूरी कहानी। कैसे हुआ ये अटैक, कौन है जमात उल अहर, क्यों कराची को टारगेट बनाया गया, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये इंसिडेंट कितना बड़ा वार्निंग सिग्नल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस अटैक की कहानी सिर्फ कराची तक सीमित नहीं है। इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 27 जून की रात कराची में हुआ क्या था। ये कोई आम फायरिंग या छोटा मोटा टेरर इंसिडेंट नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन में से एक सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर को सीधा टारगेट बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के वक्त एक एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के मेन एंट्रेंस की तरफ तेजी से बढ़ी। सिक्योरिटी गार्ड्स को समझ पाते उससे पहले ही जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास के इलाके में लोगों को लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। धुएं का गुबार उठा और ब्लास्ट के तुरंत बाद हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स ने ऑटोमेटिक राइफल से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, सायरन्स बजने लगे, रोड्स ब्लॉक कर दिए गए। एम्बुलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ ही मिनट्स में मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक मिलिटेंट्स अपना पहला ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके थे, पाकिस्तान की एली सिक्योरिटी फोर्स को सरप्राइज करना। इसके बाद शुरू हुआ एनकाउंटर, जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 90 मिनट तक चला। हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज, स्मोक और कमांडोज की मूवमेंट दिखाई दे रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। नियर बाय यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और सराउंडिंग रोड्स को भी तुरंत सील कर दिया गया। आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई अटैकर्स को मार गिराया। एक सस्पेक्ट को जिंदा पकड़ने का भी दावा किया गया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए और कई लोग घायल हुए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, कराची ही क्यों? पाकिस्तान में और भी बड़े मिलिट्री बेसेस हैं, फिर अटैक कराची के रेंजर्स हेडक्वार्टर पर ही क्यों हुआ? इसका जवाब कराची की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में छुपा हुआ है। कराची सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज, मेजर पोर्ट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नेटवर्क्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ कराची के आसपास कंसंट्रेटेड है। अगर कराची डिस्टर्ब होता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ता है, और इसी वजह से कराची की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान रेंजर्स के कंधों पर होती है। सिंध रेंजर्स सिर्फ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं है। कराची में एंटी टेरर ऑपरेशंस, गैंग वॉरफेयर, एक्सटोरेशन रैकेट्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ भी ये फोर्स फ्रंट लाइन पर काम करती है। इसीलिए रेंजर्स हेडक्वार्टर पर अटैक सिर्फ एक बिल्डिंग पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक सीधा चैलेंज था। और इसी अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जमात उल अहरार नाम के मिलिटेंट ग्रुप ने। ये वही ग्रुप है जिसे पाकिस्तान तालिबानी यानी टीटीपी का एक फैक्शन माना जाता है, और जो पिछले कुछ सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस को रेपिटेडली टारगेट करता रहा है। अब सवाल ये है, आखिर जमात उल अहरार है कौन, और पाकिस्तान के लिए ये ग्रुप इतना बड़ा नाइटमेयर कैसे बन गया? इस पर बात करेंगे अगले सेगमेंट में। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जमात उल अहरार यानी JUA है कौन, और क्यों इसका नाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी टेंशन बन चुका है? दोस्तों, जमात उल अहरार कोई नया नाम नहीं है। ये पाकिस्तान में काफी सालों से एक्टिव एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है,
जिसका नाम पहले भी कई हाई प्रोफाइल अटैक के बाद सामने आ चुका है। समय के साथ इस ग्रुप के अलायंसेस और स्ट्रक्चर में बदलाव आते रहे, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक इसके कई फाइटर्स का कनेक्शन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के नेटवर्क से भी रहा है। यानी अगर सीधी भाषा में समझे, टीटीपी और उससे जुड़े अलग अलग फैक्शंस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ साल पहले तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का फोकस ज्यादातर वेस्टर्न बॉर्डर्स, अफगानिस्तान से इनफिल्ट्रेशन और ट्राइबल एरिया पर था। लेकिन अब अटैक सिर्फ बॉर्डर रीजन्स तक सीमित नहीं रहे। अब मिलिटेंट्स पाकिस्तान के बड़े शहरों, पुलिस स्टेशन, मिलिट्री कन्वोयर्स और एलिट सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स तक पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि कराची जैसे शहर में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हुआ यह अटैक सिर्फ एक टैक्टिकल ऑपरेशन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए एक सीरियस वार्निंग के रूप में देखा जा रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंटियर पर सिक्योरिटी डायनामिक्स बदले हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के बीच भी टीटीपी को लेकर कई बार तनाव देखने को मिला है। इस्लामाबाद लगातार ये आरोप लगाता आ रहा है कि टीटीपी के फाइटर्स अफगान टेरिटरी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि काबुल इन आरोपों को खारिज करता रहा है। यानी बॉर्डर के दोनों तरफ ट्रस्ट की कमी भी सिक्योरिटी चैलेंज को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। और जब इंटरनल मिलिटेंट ग्रुप्स, क्रॉस बॉर्डर टेंशन और इकोनॉमिक प्रेशर एक साथ आ जाए तो किसी भी देश के लिए सिक्योरिटी मेंटेन करना और मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, टेररिस्ट अटैक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फिजिकल डैमेज करना नहीं होता, उनका एक बड़ा मकसद होता है फियर क्रिएट करना। जब एक हेवीली गार्डेड सिक्योरिटी हेडक्वार्टर टारगेट बनता है तो मैसेज सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं दिया जाता, बल्कि आम लोगों को भी ये दिखाने की कोशिश होती है कि मिलिटेंट्स हाई सिक्योरिटी टारगेट्स तक पहुंच सकते हैं। इस वजह से कराची अटैक को पाकिस्तान के लिए एक साइकोलॉजिकल सेटबैक भी माना जा रहा है। अब बहुत से लोग सवाल पूछ रहे होंगे, क्या इस इंसिडेंस का भारत पर भी कोई असर पड़ सकता है? सीधा जवाब है, इंडिया के लिए सबसे जरूरी बात है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर विजिलेंस को मजबूत रखा जाए। जब भी पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशंस अनस्टेबल होती है तो भारत अपनी वेस्टर्न बॉर्डर पर सर्विलियंस और प्रिपेयरनेस को और मजबूत रखता है। लेकिन इस वक्त कोई ऐसा वेरीफाइड एविडेंस सामने नहीं आया है जो इस कराची अटैक को भारत के खिलाफ किसी तुरंत सिक्योरिटी थ्रेट से जोड़ता हो। इसीलिए फैक्ट्स और स्पेकुलेशन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस बढ़ती मिलिटेंट चैलेंज को कंट्रोल कर पाएगा या फिर आने वाले महीनों में ऐसे अटैक और बढ़ सकते हैं? इस पर बात करेंगे अगले और फाइनल सेगमेंट में। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो अटैक के बाद हर तरफ पूछा जा रहा है, क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, एक टेरर अटैक किसी भी देश में हो सकता है, लेकिन जब अटैक्स का पैटर्न बदलने लगे, टारगेट्स और ज्यादा सेंसिटिव होने लगे और मिलिटेंट्स बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करने लगे, तो ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रहता, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हुआ हमला इसी बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के मोर्चे पर लगातार प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और तीसरी तरफ मिलिटेंट अटैक्स। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी रिसोर्सेज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज सिर्फ मिलिटेंट्स को ढूंढकर एनकाउंटर करने का नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, काउंटर टेरर ऑपरेशंस, बॉर्डर मैनेजमेंट्स और इंटरनल कोऑर्डिनेशन को और मजबूत बनाने का भी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सिक्योरिटी एनालिस्ट का मानना है कि किसी भी एक इंसिडेंस को देखकर पूरी सिचुएशन का कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो पाकिस्तान के कई प्रोविंस में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स की रिपोर्ट सामने आती रही है। इसी वजह से कराची अटैक को भी बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। साउथ एशिया दुनिया का सबसे बड़ा सेंसिटिव रीजन में से एक माना जाता है। यहाँ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज भी है, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है और टेररिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन की जरूरत भी। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर होने वाले अटैक्स का इम्पैक्ट सिर्फ उसकी डोमेस्टिक सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहता, रीजनल स्टेबिलिटी पर इसका साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक असर भी पड़ सकता है। इसीलिए भारत समेत साउथ एशिया के दूसरे देश भी ऐसे डेवलपमेंट्स पर नजर रखते हैं। इस पूरे इंसिडेंट से एक बात साफ होती है, टेररिज्म किसी एक देश की समस्या बनकर नहीं रहता,
जब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मजबूत होते हैं तो सबसे पहले नुकसान उस देश को ही उठाना पड़ता है जहां वो एक्टिव होते हैं। इसीलिए काउंटर टेररिज्म, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस और रीजनल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। फिलहाल कराची में सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अटैकर्स के नेटवर्क्स, प्लानिंग और सपोर्ट सिस्टम की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में ये भी साफ होगा कि ऑपरेशन के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क था और क्या इसके लिंक्स किसी दूसरे मिलिटेंट ग्रुप से भी जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बना पाएगा या फिर ऐसे अटैक फ्यूचर में और बड़ा चैलेंज बन सकता है? अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं हूं कल्पना, मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।